सर, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज़ाद कश्मीर की तारीख़ का एक सियासी तारीख़ का और एक अहम वाक़या था जो 50 से 55 के दरमियान जो एक बगावत चली, जिसको उर्फ़ आम में सुन्नी मुसलमानों की जंग भी कहा जाता है। उस हवाले से आपकी क्या याददाश्तें या आपने अपने बड़ों से क्या सुना या आपने क्या पढ़ा? चूँकि उसके हवाले से कोई मुस्तनद रेफ़रेंसेस नहीं मिल रहे। तो इस सिलसिले में अगर आपकी कोई याददाश्तें हैं, तो वो शेयर करें। असल में सच्ची बात तो यह है कि मेरी अपनी याददाश्त तो उस बारे में बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वो ज़माना जो 50 और 55 का है, मेरे ख़्याल में 55 के लगभग जो है ना मेरी अपनी पैदाश जो है ना हुई है, और उसके बाद जो है ना उसका कोई चश्मदीद गवाह तो मैं नहीं हूँ। सही। लेकिन जो अपने बुज़ुर्गों से या उस तरह की कोई तारीख़ तो मुरतब नहीं हो सकी जिसमें इन वाक़यात का कोई तसलसल हो, या अगर कहीं कहीं लिखा भी गया है तो उसमें भी वो तवाज़न और एतदाल नहीं रखा गया है। वो किसी ने या तो बढ़ा चढ़ा के, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया, तो या किसी ने उसको जो है ना एक बगावत का रंग दिया। हालांकि कोई उस तरह की कोई बगावत का मसला नहीं था, वो एक जज्बाती कैफियत थी, चूँकि हमारे लोग बड़े जज्बाती वाक़या हुए हैं, और आज़ादी की जो तहरीक है उसमें हमारे लोगों का बड़ा कलीदी किरदार था। और उसके बाद जिस वक़्त ये एक हुकूमत बनी और उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस वक़्त साजिशें शुरू हो गई, सरदार इब्राहिम साहब को हटाया गया, तो लोगों के अंदर एक रद्द अमल पैदा हुआ, और उस रद्द अमल के नतीजे में लोगों ने कोई रद्द अमल किया, और उसको कुछ लोगों ने बगावत का नाम दिया, कुछ लोगों ने सदनों की और मुसलमानों की लड़ाई का नाम दिया। जो जो जिस तरह किसी को सूट करता था उसका वो लबादा उसको पहनाया गया। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस वक़्त वाक़े होते हैं उस वक़्त उनके ऊपर उस तरह की लोगों की नज़र नहीं होती, और ना ही वो उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख रहे होते हैं कि इसका मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होना है। लेकिन अगर देखा जाए कि उसको अगर बगावत कहा जाए या रद्द अमल कहा जाए या कोई भी जो भी मोमेंट उसका नाम आप उसको दें, उसकी वजह से जो सुदन कबीला था, मिन असल कबीला, चूँकि वहाँ ज़्यादा अक्सरियत सुदनूती में और रावलाकोट में इस कबीले की थी, इस कबीले ने बहुत सफ़र किया। सही। और उस दौर में हमारे लोग जो है ना वो जिस भारी तादाद में पहले फ़ौज में भर्ती होते थे, वो भर्ती का वो सिलसिला, फिर लोगों की प्रमोशन का सिलसिला, हमारे उस दौर के जितने भी ऑफिसर्स थे उनके ऊपर एक तरह की प्रमोशन के ऊपर पाबंदी लग गई, और कोई ऑफिसर जो है ना वो मेजर और कर्नल से ऊपर नहीं जा सका। हालांकि अगर उन लोगों के कैलिबर आप देखें तो वो जनरल लेवल के सारे लोग थे, कर्नल मनशा खान, कर्नल जाकर, कर्नल सरवर, मतलब है किस किस का आप नाम लें, वो बड़े कदावर शख्सियात थे। और इसी बगावत की वजह से या इसी रद्द अमल की वजह से या इस तासर की वजह से कि ये जो फैलाया गया जी कि ये लड़ाई जो है ना ये एक जंगजू कबीला है और ये किसी को नहीं मानते, और उसका नतीजा तकरीबन वहाँ से 55 से 65 तक जो हमारे लोगों ने सफ़र किया, और 65 के बाद 65 की जंग में फिर हमारे लोगों ने जिस वक्त ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, तो फिर फ़ौज में ये महसूस हुआ कि इन लोगों के प्रमोशन रोकना और इन लोगों को जो है ना तरक्की ना देना ये ज़्यादती है, और इसका बड़ा नुकसान हुआ। और मैं समझता हूँ कि सरदार साहब को अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, उनसे भी शायद भूल हुई कि वो इस चीज़ को बीइंग एक लीडर उनको कंट्रोल करना चाहिए था कि ये ऐसी सूरत जो है ना पैदा हो, और उससे दूसरे लोगों ने फ़ायदा पहुँचाया और वो काफ़ी आगे निकल गए, और हमारी जो सियासी क़ुव्वत थी वो भी जो है ना वो कमज़ोर हुई, और सियासी क़ुव्वत के अलावा जो हमारे मुआशी हालात रहे या हमारी जो तामीर तरक्की इस खित्ते की रही वो भी जो है ना वो काफ़ी मुतासर हुई।
अच्छा, इसे सुन्नों और मुसलमानों की जंग से क्यों तशबीह दी जाती है? क्या सुदन कोई नॉन मुस्लिम कास्ट थी या क्या नहीं, था? देखें बात यह है कि ये एक तासुर फैलाया गया। जिस वक्त कोई इस तरह की कोई जंग होती है या कोई इस तरह की कोई बात होती है ना, फ़र्ज़ किया अभी ये जो इमरान खान का धरना था, जी। इसमें हर आदमी लोगों को ये डराता है कि राणा सनाउल्लाह आ रहा है जी, हैं। ठीक। राणा साहब का इतना रौब दबदबा जो है ना वो पैदा कर दिया गया है। वो वैसे भी माशाल्लाह इन दबंग चीज़ों से को नजर समझते आते हैं। दबंग शख्सियत हैं। तो हर आदमी किसी जगह मजाक भी कर रहा हो ना, तो वो ये कह रहा है भाई ख़बरदार भाई राणा साहब इधर आ रहे हैं कहीं जो है ना। तो वो एक तासर जो है ना वो डेलिब्रेटली पैदा किया गया, जिसका फ़ायदा कुछ लोगों ने जो है ना वो हासिल करने के लिए। बाकी सुन्नों से पक्का मुसलमान कौन हो सकता है जो मतलब है जिस तरह बताया जाता है कि हम कैस अब्दुल रशीद की औलाद में से हैं, साहबा की औलाद में से हैं, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई सुन्नों की या मुसलमानों की। और सुन्नों के बारे में तो ये कभी ये कोई गुमान है भी नहीं है कि ये कोई कन्वर्टेड मुसलमान है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम तो सदियों से जो है ना जो मुसलमान जो है ना वो चले आ रहे हैं। वो तो चलें, एक अलग डिबेट है, लेकिन जो इस बगावत के बारे में या रद्द-ए-अमल जैसे आपने कहा, इसके बारे में जो 2-3 रेफरेंसेस मिलते हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग रेफरेंस क्रिस्टोफर स्नेडन का है। वो अपनी किताब में लिखता है कि लगभग 3000 लोग उस वक्त सीज़ फायर क्रॉस करके तो दूसरी तरफ चले गए थे। इस हवाले से आपने कभी अपने बुज़ुर्गों से पूछा या उन्होंने कुछ बताया, ऐसा कोई वाक़या हुआ था? देखो ना, क्रिस्टोफर जो है ना वो यहाँ पे आए, उन्होंने मतलब है लोगों को समात किया होगा, इंटरव्यूज़ किया होगा, ऐसे ही है। और उन इंटरव्यूज़ में हम लोग जो है ना वो मुबालगे से ज़्यादा काम लेते हैं। सही। और उस वक़्त जो सूरत हाल थी उसमें खान ऑफ मंग के बारे में था कि वो लाइन क्रॉस करके जो है ना जी। वो उधर गए। और खान ऑफ मंग चूँकि एक बड़े जरी हुर्रियत पसंद थे, और उन्होंने उनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में और मीरपुर के फ़तह करने में और मांग के अंदर, पुंछ के अंदर उनका बड़ा एक कलीदी रोल रहा है। तो उनके लिए कहीं बॉर्डर क्रॉस करना या उधर जो है ना उनके लिए एक उनको प्रोटेक्शन मिलना ये कोई मुश्किल काम नहीं था। वो इसलिए कि वो बड़ी शख्सियत थे। बाकी मैं नहीं समझता कि कोई 3000 या 5000 लोग जो है ना वो नकल मकानी करके उधर गए हों, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए कि हमारी वहाँ पे उस एरिए में हमारे रूट्स हैं ही नहीं है कि हम वहाँ जाते कोई इस तरह का। उधर तो हमारा कुंभा कबीला जो है ना उस तरह पुंछ में कुछ घराने जो है ना वो यकीनन होंगे पुंछ सिटी के अंदर, लेकिन ज़्यादातर हमारे वहाँ पे कोई उस तरह की रूट्स जो है ना वो नहीं थी। तो ये मुबालगे से अच्छा, जो कहा गया सरदार कयूम साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि तकरीबन 500 अफराद मारे गए, और रिसेंटली जावेद इब्राहिम साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने कहा 180 लोग मारे गए। तो इसमें किस तरह की चीज़ें हैं कि कितने कैजुअल्टीज़ हुई उस दौरान? मेरे ख्याल में बहुत थोड़े लोग मारे गए होंगे। अच्छा। मतलब है ये 150-200 के करीब जो है ना ये हुए होंगे। इसलिए कि हम देखें ना उस वक़्त हमारी आबादी कितनी एक थी। अब हम वैसे ही जो है ना वो किसी जगह पे अगर 500 बंदा हो तो हम उसको 50,000 कहते हैं कि जी यहाँ 50,000 का इज्तिमा हुआ है। हालांकि 50,000 जो है ना वो कौन सी जगह है जहाँ पे 50,000 आदमी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन ये सियासत के अंदर एक मुबालगे की जो है ना वो कैफियत होती है। मैं नहीं समझता कि कोई जुल्म हुआ लोगों के ऊपर बहुत, चूँकि पंजाब कॉन्स्टेबलरी आई, उसने काफ़ी लोगों को उसके ऊपर जो है ना मार दाड़ सारा सिलसिला हुआ। लेकिन वो बात ये 150-200 वाली जो है ना मुझे करीने क्यास लगती है। राइट। ये पाक फ़ौज और फिर पीसी के आने की वजूहत? पाक फ़ौज भी इतनी नहीं थी। पंजाब कॉन्स्टेबलरी जो है ना वो पंजाब कॉन्स्टेबलरी भी इसी तरह ही होती है ना जिस तरह रेंजर्स वगैरह या
FC वगैरह। सही। तो अब रेंजर्स में बाकी लोग भी होते हैं, कुछ फ़ौजी भी, उनकी कमांड जो है ना कोई फ़ौज के उसमें होती है, तो उस वजह से ये समझा जाता है कि ये सारे फ़ौजी हैं। ज़्यादा फ़ौज नहीं थी बल्कि सिविल आर्मेड फोर्सेस जो है ना वो। सही। तो इसकी सेटलमेंट कैसे हुई थी? एक तो ठीक है सरदार साहब को दोबारा सदारत मिली थी, लेकिन वो तो 57 के मिड में जाके मिली थी जी। लेकिन ये 56 में कैसे कंक्लूड हो गई थी? देखा ना, ये इन तहरीकों का जिस वक्त क्या आस्ता कोई आस्ता एग्रीमेंट हुआ था दोनों स्टेट्स, मतलब आज़ाद एग्रीमेंट हुकूमत और इस पाकिस्तान तरह स्टेट्स के दरमियान? कोई मैं नहीं समझता कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ हो। कोई बाज़ औक़ात लोग उसको क्लेम करते हैं, कोई मायदा बारल वगैरह या अच्छा। कोई इस तरह का कहते हैं, लेकिन वो किसी जगह मैंने किसी किताब में या किसी उसमें रेफरेंस के तौर पे मुझे मेरी नज़रों से नहीं गुज़रा। लेकिन इसमें फिर एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई जो बुज़ुर्गों को भी समझाती है, कोई उन लोगों को भी समझाती है। ये तो कोई ना कोई तरीका इसको जो है ना वो ठंडा करने का हुआ होगा, कुछ लोग उसमें पड़े होंगे और उन्होंने जो है ना इसको थोड़ा ठंडा किया होगा। उसमें एक और चीज़ जो ख़ासी दिलचस्प नज़र आ रही है, सरदार साहब अपनी किताब में भी लिखते हैं कि वो 1955 में प्रैक्टिस करने दोबारा रावलपिंडी आ गए थे। जी। तो क्या ऐसी सूरत हाल में एक सियासी लीडरशिप को जो जिसके लिए इतनी बड़ी बगावत हो रही हो, वो अपने कैरियर के लिए दोबारा आगे आ जाए, वो इलाका छोड़ के आ जाए जिसके लिए लोग खड़े हों, तो क्या ये उनका दुरुस्त फैसला इसको माना जा सकता है? देखें जी, सरदार इब्राहिम साहब के साथ हमारे लोगों का एक जज्बाती ताल्लुक़ है। वो तो और फिर जिस वक्त आदमी अल्लाह को प्यारा हो जाए, तो हालांकि जो सियासी शख्सियात होती हैं, मैं समझता हूँ कि वो उनके बारे में गुफ्तगू की जानी या उनकी गलतियों का ज़िक्र करना कोई नामुनासिब बात नहीं होती है। वो लोगों को पूरी पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। सरदार साहब हमारे बुज़ुर्ग भी और एक लिहाज से आज़ादी कश्मीर के जो बानी सदर रहे हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ इस वक्त जो हम अपने ख़ित्ते में जिन परेशानियों का शिकार हैं, वो सरदार इब्राहिम साहब अगर अपनी पॉलिसियों में कोई एतदाल रखते और उस वक़्त के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर रह कर ही वो मुकाबला करते तो ज़्यादा मुनासिब होता। और बाद में भी देखें, जिस वक़्त उनको जो है ना वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ के अपनी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बना ली। उसका नुकसान ये हुआ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बनाने से वो सिर्फ महदूद हो गए रावलाकोट के 2 हलकों के लिए, और अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही रहते, ठीक है एक दफ़ा उनको बाईपास किया गया या कोई भी वजह हुई उसमें जो है ना वो हो सकती है, तो नेक्स्ट टाइम उनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। लेकिन जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी जो बन गई, वो एक छोटी सी एक यूनिट बन गया। अब उसने तो ना कभी वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ना उसने कभी कोई, देखा ना, सदर तो आज़ाद कश्मीर के अंदर सदर के पास तो कोई इख्तियार नहीं होता। बिल्कुल। वो तो एक शनाख्त के तौर पे, एक इज़्ज़त के तौर पे चलो वो ओहदा होता है, लेकिन लोगों को डिलीवर करने के लिए तो सदर के पास कुछ नहीं होता। और अगर सरदार इब्राहिम साहब, खालिद इब्राहिम साहब, अल्लाह ताला उन्हें अगर एक रहमत करे, वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा होता, तो पीपल्स पार्टी पुंछ के अंदर जिस तरह उसका किरदार था, और पुंछ के लोगों को वो बड़ी उसने प्रोजेक्ट भी किया, लोगों को बड़ा एक लिहाज से इज़्ज़त भी दी, दूसरा मजबूत भी थी, मजबूत कुव्वत के तौर पे वो होते, तो वो अच्छा मुकाबला कर सकते थे। और उसका उन्होंने जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी बना के बिल्कुल अपनी एक सियासी जमात से एक अपना प्रेशर ग्रुप जो है ना वो उसमें तब्दील हो गया। और उसका नुकसान आज भी हमारे हलके में, मैं जिस हलके से मैंने इलेक्शन भी लड़ा, वहाँ भी लोगों ने खालिद साहब के बेटे को वोट दिए। लेकिन बात यह है कि अब खालिद साहब का बेटा होना
करके वोट देने से तो लोगों के कोई मसाइल तो नहीं हल होंगे। फर्ज गया किसी ने पीटीआई को वोट दिया तो ये कंसिडरेशन तो होगी कि पैसे लेके दिए या उनकी हुकूमत आ रही है, ठीक है नहीं, वो कोई ना कोई काम, मतलब है उनकी हुकूमत है, कोई ना कोई इलाके के लिए काम करेंगे। अब जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी क्या काम कराएगी, उसका नुकसान जो है ना वो सारे इलाके के जो है ना वो पहुंच रहा है। और मैं समझता हूं कि हमें किसी बड़ी जमात का हिस्सा होना चाहिए। अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो तो उस साजिश का उस जमात के अंदर रह कर ही मुकाबला करना चाहिए, ना कि हमें अपना ग्रुप बना के अलग हो जाना चाहिए।